ठीक है, तो ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। देखिए, आज मैं विशेष करके आप लोगों से इस बात पर चर्चा करूंगा कि हम सफल कैसे हों। हमारा मुख्य जो उद्देश्य होगा वह सफल होना। पढ़ाई तो बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ा है भी है, सबने पढ़ा है, कोई ऐसा नहीं है जिसने पढ़ा ना हो। लेकिन सफल वही होता है जो यह जानता है कि हमें खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और वह तरीका मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। आप जिस परीक्षा के लिए जा रहे हैं, उसमें से आपको पता है ये डिपार्टमेंट कौन से हैं? ESIC और EPFO, ये दो विभाग हैं जिसके लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। किसी का ESIC के लिए हुआ है और किसी का EPFO के लिए हुआ है। ये विभाग कौन से हैं पता है आप लोगों को? किसी को नाम पता? देखिए, मैं चाहूंगा कि टू वे इंटरेक्शन हो, और इसीलिए मैंने कहा है कि मैं प्रयास करूंगा कि आपका कैमरा ऑन हो। किसी को मैं कैमरे पे ऑन स्क्रीन भी बुलाऊंगा, और प्रेजेंटेशन स्किल आपकी देखूंगा कि आपका स्किल कहाँ जाता है। तो मैं नाम लेके बुलाऊं या आप खुद ही बोलेंगे, वॉलंटियर्स? चलिए, अंजलि, अंजलि सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही हैं। प्रियंका सुन पा रही हैं? नहीं यस सुन पा सर। रही हैं, बोलिए। हाँ, वेरी गुड। प्रियंका, आप मुझे बताइए कि ये जो दो विभाग हैं जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं, इमैटेरियल है कि आपका इसके लिए हुआ है या इसके लिए हुआ है। ये दोनों डिपार्टमेंट किस तरह के डिपार्टमेंट हैं? सर ये प्रियंका, वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करिए। ऐसा प्रेजेंट करना है कि आप इंटरव्यू देने आई हैं, क्योंकि मॉक जो है एक तरह का, ये मॉक ड्रिल हम कर रहे हैं आज। वेरी गुड। चलिए, प्रियंका जी, आप मुझे बताइए कि ये जो विभाग है, जिस विभाग के लिए आपको आज ट्रेनिंग के लिए मैंने बुलाया है, यह विभाग कौन सा है और क्या है इस विभाग के कर्तव्य? बोलिए, कैमरे में स्ट्रेट देखिएगा, हाँ सर। बताइए। सर वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा था है। हाँ, एक याद। हाँ, आपने नाम सुना है, ESIC का नाम सुना है, क्या है? आपका सिलेक्शन किस डिपार्टमेंट के लिए हुआ है? दोनों के लिए हुआ है सर। वेरी गुड। आपको पता है नाम ESIC का मतलब क्या होता है? नहीं पता है, वेरी गुड। EPFO का पता है? EPFO नहीं का पता है, कोई बात नहीं, फंड। कोई बात नहीं। देखिए, आप में से जितने लोग अभी हैं ऑन स्क्रीन, ऑब्वियसली आपके पास नोटबुक और पेन है आपके पास? प्रियंका हाँ लेके बैठी सर। हैं कॉपी कलम? लिखिए, हाँ सबसे पहले आपको दोनों विभागों का नाम आपको जानना है। ये दोनों विभाग हैं क्या, ये केड़ी चीज है? ठीक है, चलिए मैं बताना, कोई और बताएगा मुझे कि ये दोनों विभाग क्या हैं? कोई भी आप में से जो भी सर खुद को हाँ बोलिए, नाम बताइएगा, सर स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा हूँ आपको, बोलिए। हम मुसर्रत बोल रहे हैं सर। हाँ मुसरत, बताइए। सर ESIC का नाम पता है, मतलब पूरा नाम हाँ बोलिए, उसका? हाँ बोलिए, बोलिए। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक मिनट, कॉर्पोरेशन। एक मिनट, लिखूं। एम्प्लॉइज, EMPLOYEES, यहाँ कॉमा अपॉस्ट्रोफी ऊपर लगाते हैं। एम्प्लॉइज स्टेट, STATE, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन। वेरी गुड। और EPFO का? उसका एम्प्लॉयज ईपीएफओ का प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन। प्रोविडेंट, वेरी गुड, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को यह नाम पहले याद होना चाहिए, ठीक है? ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, MOLE, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। कौन सा विभाग है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन ये जो दोनों विभाग आते हैं, मूलतः ये क्या है? सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों जो है सामाजिक सुरक्षा संस्थान या संगठन है। अब ये जो सोशल सिक्योरिटी क्या है, व्हाट दिस वर्ड मीन्स? सोशल सिक्योरिटी का मतलब है
सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है बताइए। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है, मैं आगे बढ़ता हूं, सामाजिक मतलब समाज में हम रह रहे हैं तो हमें एक सुरक्षा की आवश्यकता है। क्या क्या आवश्यकता है? पहली आवश्यकता है कि बुढ़ापे में, ये है बुढ़ापे का सहारा। बुढ़ापे का सहारा पहला। हाँ, बीमार हो गए तो बीमारी में चिकित्सा या इलाज, ये इनका मोटिव है, बीमारी में चिकित्सा। तीसरा, अशक्तता। अशक्तता किसके कारण? बीमारी, ये सिकनेस लिखता हूं मैं, बीमारी या इंजुरी, चोट बोलते हैं, बीमारी या इंजुरी, अशक्तता या चोट के कारण काम न कर पाने की स्थिति में एक सुरक्षा। और मृत्यु अगर हो जाती है, मृत्यु होने पर क्या है? अंत्येष्टि की खर्चा। अंत्येष्टि और क्या होगा? अंत्येष्टि का खर्चा और क्या खर्चा दिया जाता है? इसके अलावा अगर मृत्यु हो गई किसी की तो उसके आश्रित जनों को हित लाभ। आश्रित जनों को हित लाभ, बेनिफिट, BENEFIT, इसको हित लाभ कहते हैं। ठीक है, आश्रित जनों को आप हित लाभ मतलब सरकार बेनिफिट देती है। यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं? मैं बीच बीच में आपसे आग्रह करूंगा कि जब मैं पूछूं तो आप लोग हाँ या ना, यस नो, वेरी गुड, थैंक यू, ये 2-3 शब्द जरा रिपीट करेंगे मेरे साथ। मैंने ये जो सूत्र बताया है, किसी को संदेह हो तो बताएं, फिर मैं इसको थोड़ा सा विस्तार दूंगा। बताइए, किसी के समझ में ना आया हो तो वह भी बताएं। जी सर, कंप्लीट। कंप्लीट। और कोई महिला मंडल? अंत्येष्टि मीन्स क्या होता है? अंत्येष्टि का मतलब आदमी मरता है, मरने के बाद अलग अलग धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उसका क्या होता है? दाह संस्कार होता है। हिंदू धर्म में जलाते हैं, क्रिश्चियन और इसमें मुस्लिम धर्म में उनको क्या करते हैं? दफनाते हैं। तो दफनाने में कुछ खर्चा आएगा ना, लकड़ी का खर्चा आता है या फिर जहां ले जाते हैं उसका खर्चा आता है, वह खर्चा भी संस्थान वहन करती, मतलब संस्थान वह भी खर्चा देती है। अब मान लीजिए कोई आदमी नौकरी पेशा है, वह गुजर गया, अपने पीछे चुनमुन बच्चे छोड़ गया, पत्नी छोड़ गया, आश्रित जन छोड़ गया, तो उसके न रहने से घर में एक निश्चित आमदनी का सहारा जो हुआ करता था, वह आमदनी अब समाप्त हो जाती है। अब जब आमदनी आपकी समाप्त हो गई है, उस परिस्थिति में क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, सहारा, जीने का सहारा वो कौन देगा? सहारा कौन देगा बताइए? ये जो सामाजिक सुरक्षा संस्थान है, ये संस्थान आपको सहारा देती हैं। ठीक है, कैमरा चल रहा है ना मेरा? ठीक है, सामाजिक सुरक्षा संस्थान जो है ये आपको सहारा देती हैं। ठीक है, तो सहारा किस तरह से? पेंशन के रूप में कैसे देती हूँ वो मैं बताऊंगा। स्पष्ट है यहां तक? और कोई डाउट? अशक्तता, अशक्तता मतलब मान लीजिए डेंगू हो गया किसी को, अस्पताल में भर्ती है, ड्यूटी नहीं जा पा रहा है, तो गरीब आदमी जो नौकरी पर नहीं जा पा रहा है, उसका परिवार का खर्च कैसे चलेगा? उधार लेके इधर उधर से। तो सरकार ने इसमें यह व्यवस्था की है कि नहीं, आपको उधार न लेना पड़े। आपको जितने दिन अनफिट रहते हैं या डॉक्टर लिख देता है बेड रेस्ट, उतने दिन की तनख्वाह कुछ प्रतिशत है, इतना प्रतिशत सरकार आपको देती है। आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं और उससे आपका परिवार चलता है ठीक से। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बीमार हुए तो चिकित्सा के खर्च, आपने देखा होगा विभिन्न शहरों में ESIC हॉस्पिटल है या फिर ESIC डिस्पेंसरी है, वहां जाकर के आप मुफ्त इलाज करा पाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब बुढ़ापे का सहारा कैसे? ये EPF को ये संभालती है।
ये वाली जो है, ये वाला जो काम है, यह काम है अशक्तता सिकनिक्स बेनिफिट, यह ईएसआईसी देती है। मृत्यु होने पर अंत्येष्टि, यह ईएसआईसी देती है। आश्रित जनों को बेनिफिट, यह ईएसआईसी और ईपीएफओ दोनों देते हैं। ठीक है। और बीमारी में चिकित्सा, यह ईएसआईसी देती है। बुढ़ापे का सहारा, यह ईपीएफओ देती है। क्लियर है? इसका मतलब है ईपीएफओ 1, ईपीएफओ 2, ये 2 खर्चा ईपीएफओ देती है और बाकी 4-5 में ईएसआईसी का भी योगदान रहता है। यहां तक क्लियर कर सका मैं आप लोगों को? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, सर चलिए अब हम, हाँ बोलिए। सर ये जो पूछ 5 लीजिए। पॉइंट लिखाए हैं ना, ये मतलब दोनों मंत्रालय का क्या कार्य है? ये आपने मंत्रालय कहाँ देखा मैडम? ये मंत्रालय ईएसआई। एक ही है, ईएसआईसी मंत्रालय नहीं है। हाँ मैंने कहा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री बोलते हैं। लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली दोनों संस्थाएं हैं। मतलब माँ है श्रम मंत्रालय, ठीक है। उसके हाँ। 2 बच्चे, कौन कौन से बच्चे हो गए? पहला बच्चा ESIC कौन हो गया? EPFO। ईएसआईसी, और दूसरा बच्चा ईपीएफओ। ठीक है ना? हाँ हाँ या ना? हाँ आगे बढ़े। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? देखिए, प्रश्न हो सकता है, वाजिब है, लाजिमी है प्रश्न होना। आप अपने प्रश्न का जवाब जरूर पूछिए, क्योंकि बोलने से ही, प्रश्न करने से ही आपकी शंका का समाधान होगा। फिर सर से मैं बता ESI देता हूं। हाँ बोलिए। सर ESIC और EPFO का बस यही काम है सर, ये 5? हाँ मैं बताता हूँ, और भी बताता हूँ। सबसे पहले आता है भारत सरकार। भारत सरकार आपको पता है कौन है? भारत सरकार मोदी जी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भक्त। मोदी जी नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये भी कर्मचारी हैं। जो भी सैलरी लेता है सरकार से, वह कर्मचारी, वो मालिक नहीं हो सकता। अब भारत सरकार इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ढेर सारे मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज हैं। मिनिस्ट्रीज हैं। इस मंत्रालय के अंतर्गत MOLE, मोल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आता है। और इस मोल के अंतर्गत सोशल सिक्योरिटी नाम से, सोशल सिक्योरिटी नाम से सरकार ने 5 प्रकार के कानूनों का प्रावधान रखा है। सोशल सिक्योरिटी रूल्स, इतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो 5 संस्थान हैं, इसमें से हमें सिर्फ 2 संस्थान के बारे में जानना है, ESIC और EPFO। ये 2 संस्थान के बारे में हमें जानना है कि ये क्या करती हैं। क्या करती हैं? सबसे पहले आपको संस्थान का नाम पता होना चाहिए। तो संस्थान का नाम आपको पता चल गया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। भविष्य के लिए आप जो निधि बचाते हैं, पैसा बचाते हैं, वह कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान है या संगठन है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं ESIC। ESIC का मेन रोल क्या है? आपको पता है मजदूर होते हैं, मजदूर होते हैं ना, मजदूर होते हैं। मजदूर 2 तरह के मजदूर हैं। एक है ऑर्गेनाइज्ड, इसके साथ जो शब्द बता रहा हूं उसकी हिंदी ही बता रहा हूं, ये पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित क्षेत्र, और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड, ये अन लगा दीजिए, अनऑर्गेनाइज्ड, इसको बोला जाता है असंगठित। इसके अलावा एक और मजदूर की श्रेणी अभी नहीं चल रही है बात, गिग वर्कर्स। 3 तरह की श्रेणियों के मजदूर हम देखते हैं। तो ये जो ESIC या EPFO है, ये संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। ये 2 जो क्षेत्र हैं, इसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, फाइनल नहीं हो पाया है कि इनको हित लाभ कैसे देते हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूर की अगर हम बात करें, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी सैलरी 21,000 रुपया मासिक,
21,000 मंथली, 21,000 मंथली से कम हो, ऐसे लोग आपके इसमें आते हैं, ईएसआईसी के अंदर कवर्ड है, कवर्ड, COVERED, कवर्ड को यहाँ व्याप्त कहा जाता है। ठीक है, ये ईएसआईसी के शब्दकोश का लिंक फिर से दिखा दूंगा, आप वहां से ईएसआईसी का शब्दकोश डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने संकलित किया है, बहुत आसान सा है, कर सकते हैं। कवर्ड जो शब्द है इसमें ईएसआईसी में मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप में से अधिकांश लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां इंडस्ट्रीज हैं। मान लीजिए मेरा एक विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में मेरे यहाँ टीचर होंगे, टीचर और क्या है, स्टाफ होंगे। ये दो ही चीजें होती हैं इसमें। संगठित का मतलब हो गया जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मान लीजिए अमित जी एक संस्थान खोल लेते हैं, अमित ट्रेडर्स करके एक संस्थान बना लेते हैं, लेकिन इनके पास म्यूनिसिपैलिटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इन्होंने कहीं भी संस्थान का कहीं पंजीकरण नहीं कराया है, तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ये इसमें नहीं आएंगे। आपका कहीं ना कहीं, चाहे आपका कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो या फिर आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे म्यूनिसिपैलिटी या फिर नगर निगम है वहां से पंजीकरण हो, तो मान लीजिए ये पंजीकृत है तभी इसके अंदर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब टीचर और इनको स्टाफ को सैलरी देते हैं। मान लीजिए एक टीचर की सैलरी 21,010 रुपया महीना हो गया, तो क्या कवरेज में आएगा, इसके ईएसआईसी कवरेज में आएगा अमित जी? नहीं सर। आएगा ना? नहीं आएगा, ईएसआईसी के कवरेज में नहीं आएगा। तब क्या होगा ऐसे व्यक्ति का, अगर वो ईएसआईसी के कवरेज में नहीं आएगा तो मतलब ही नहीं है। मैं अभी ईएसआईसी की बात कर रहा हूं, जिसकी भी सैलरी 21,000 रुपए से कम है। ये जो 21,000 रुपए से कम जो आपकी सैलरी है, इसका आपको 4.75% पर मंथ ये ईएसआईसी में जमा कराना पड़ता है, जमा कराना पड़ता है। ये जो जमा करते हैं इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, शब्द लिखिएगा। अभी 4% 4.75 नहीं क्या, 4% बा 4%। ठीक नहीं, है, 0.2 अभी चेंज हो गया। हाँ, कितना मजदूर का कितना? मजदूर के 0.25 और मालिक के 3.75 0.25 प्लस मालिक का 3.75 और 3.75 ईपीएफओ में ईपीएफओ में 12% ही बा 12% मजदूर के, 12% मजदूर के और 12% मालिक के। ठीक है, चलिए। मैक्सिमम अमाउंट 15,000 के 12% ना 15,000 के 12% जितना है उतने कटेगा, क्योंकि इनकम बाटे 25,000, तब ओकर 15,000 के जितना अमाउंट होई वही पे कटी। अगर केहू 25 पे कटाए चाहे तो 25 होई। ठीक है, मतलब 15,000 से ही खाली, अधिक ना? ना। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं। आप अगर मान लेते हैं मजदूर हैं, चलिए मजदूर नहीं, आपको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मान लीजिए आप टीचर हैं किसी संस्थान में और आपकी सैलरी है 20,000 रुपया, महीने का कितना सब्सक्रिप्शन आपको जमा करना पड़ेगा अमित जी? मिस्टर अमित सर, अकॉर्डिंग टू राजेश सर तो बोल रहे 15,000 का ही देना पड़ेगा सर। ईएसआईसी का हम बता रहे हैं, ईएसआईसी ऊपर लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं। ईएसआईसी पूरा पर देना पड़ेगा, पूरा का 0.25%। ईएसआईसी आप अमित जी, आप अगर टीचर हैं 20,000 आपको सैलरी मिलती है तो उसका 0.25 कितना होगा? 500 रुपया। 1,000 कितना हो रहा है सर, हिसाब थोड़ा करना होगा। 25 दूनी 50 हो गया, सिंपल सा लिखिए ना, 25 दूनी 50 हो गया और 1 2 3 1 2 3 ये निकाल दीजिए तो 500 रुपया आपका बनता है। तो 500 रुपया पर मंथ आपको सोशल सिक्योरिटी के नाम पे आपको देना है 20,000 का, और आपके मालिक जो हैं इसका 3.75% जमा करेंगे। ठीक है, आपके लिए, फॉर यू,
ये रिफंडेबल नहीं होता है, नॉन रिफंडेबल होता है। ये इस हिसाब से आपके मद में टोटल 4.75% मालिक, सॉरी 4% ना, 4% पर मंथ आपके नाम पे मालिक ईएसआईसी को जमा करते हैं। और ये जो जमा करते हैं, इस वर्ड को कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसको अंशदान कहते नीचे हैं। नीचे बोर्ड कट रहा है सर, थोड़ा सा ऊपर कर कट रहा दीजिए। है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इसको अंशदान कहा जाता है। ठीक है, शब्द जानना जरूरी है, वहां आपसे पूछा जा सकता है। संस्थान के जो प्रचलित शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में आपसे जानकारी मांगी जा सकती है कि आपको पता है कि नहीं पता है। तो आपको मैंने पहला बताया कवरेज और बोर्ड दूसरा पूरा बताया नहीं दिख रहा कंट्रीब्यूशन। है। बोर्ड पूरा मुझे तो दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है ना? बोर्ड छोड़ी, मारिए गोली बोर्ड को। जिसको नहीं दिख रहा मेरी आवाज सुने। ठीक है, तो अंशदान कहा जाता है कंट्रीब्यूशन को, कवरेज। यहां तक क्लियर है? इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं आते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि रिक्शा वाला, ऑटो वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ जाते हैं। और गिग वर्कर का मतलब है, मान लीजिए मैं प्लम्बर का काम करता हूं, तो प्लम्बर गिग वर्कर मतलब जो कहीं भी रजिस्टर नहीं, किसी संस्थान का हिस्सा नहीं है, वो बेचारा अपने काम करता है। आपको घर में पंखा खराब हो गया, एक इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, उसको बुलाएंगे गिग वर्कर, जो अपने स्किल से काम करता है। इस विषय पर भी बातचीत चल रही है। अगर सरकार राजी हो जाती है और संस्थाएं राजी हो जाती है, तो इसमें भी उनको ले लिया जाएगा। आगे बढ़े, आपके नाम से इतना पैसा जमा होता है। अब होता क्या है कि सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मैंने जो बोला, सोशल सिक्योरिटी का मतलब हो गया सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक शब्द लिखते चलिएगा, सामाजिक सुरक्षा। इसके अंतर्गत आपको क्या दिया जाता है? लाभ दिया जाता है। लाभ क्या? इसको अंग्रेजी में बेनिफिट कहते हैं। कौन सा लाभ है? ध्यान दीजिएगा, BENEFIT। ये जो लाभ दिया जाता है बेनिफिट वाला, इसको हित लाभ बोलते हैं। ठीक है, ये जो बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट को हम लोग लाभ मानते हैं, लेकिन यहाँ हित लाभ हो गया। ये हित लाभ किस तरह का होगा? मान लीजिए आपको सिकनेस बेनिफिट पहले मिलती है। सिकनेस बेनिफिट मतलब आप बीमार पड़ गए तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको लिखेगा 2 दिन का रेस्ट। तो एक अनफिट का सर्टिफिकेट आपको देगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देगा। वह सर्टिफिकेट आप लोकल ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस। ये सिकनेस बेनिफिट का मतलब हो गया बीमारी, सिक मतलब बीमार, यहां बीमारी हित लाभ हो गया। ठीक है, सिकनेस के बाद फिर आप गए ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस, इसको यहां बंगाल में लोकल ऑफिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं शाखा कार्यालय। शाखा कार्यालय, शाखा कार्यालय गए, वहां आपने सिकनेस सर्टिफिकेट, बीमारी का सर्टिफिकेट जमा किया। जमा करने के बाद उस पर आपका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, मतलब उसका निर्धारण करते हैं कि कितना दिया जाना चाहिए। तो जो आपकी सैलरी है, वेज बोलते हैं इसको, वेज को मजदूरी बोलते हैं। चूंकि मजदूरों के लिए है तो इसको मजदूरी कहा जाता है। मजदूरी के आधार पर वह निर्णय लेती है, बोर्ड आपका निर्णय लेती है कि आपको प्रतिदिन का मजदूरी, मान लीजिए 1 दिन की आपकी मजदूरी बनती है 700 रुपया, तो या तो 700 का 40% या 60% ये आपको प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ करके और आपके खाते में दे दिया जाता है। ये आता है सिकनेस बेनिफिट के अंतर्गत। सिकनेस बेनिफिट के बाद अगला आता है हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। मूलतः ये शब्दों के लिए मैं बोल रहा हूं आपको, हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। हॉस्पिटलाइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? हॉस्पिटलाइजेशन को क्या बोलते हैं सर? अस्पताल हित लाभ। हाँ, नहीं, अस्पताल, हाँ, संबंधित लिख दीजिए, संबंधित हित लाभ। ठीक है, चिकित्सा हेल्प लाभ तो मेडिकल बेनिफिट हो जाता है ना। अस्पताल में है तो हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, अस्पताल में है तभी एक रेट लगता है। उसके बाद
यहां से आप कई ऐसे लोग हैं जिनको ईएसआईसी आपको आजीवन पेंशन दे रही है, बेचारे का अंगूठा कट गया, काम लायक नहीं है। अब इसके बाद आता है डिसेबलमेंट, DISA वो जो अंगूठा कट जाता है ना, हाँ हाँ, जो डिसेबलमेंट अंगूठा कट जाता है, हाँ उसके लिए एक बोर्ड बनता है, उसको बोलते हैं लोग बोर्ड हाँ बना लेना। हाँ, उसको बता रहा हूँ, महीने मैं का आपको बता दे रहा हूँ, 2000 मैं बता रहा हूँ कन्हैया जी, बता रहा हूँ। डिसेबलमेंट का मतलब क्या होता है? विकलांगता या अपंगता। विकलांगता हित लाभ, ये शब्द नोट करिएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे देते हैं कि बाबू ये जरा इसका हिंदी बता के दिखाओ। विकलांगता या अपंगता, विकलांगता हम लोग लिखते हैं, विकलांगता हित लाभ, ठीक है। डिसेबल हो गया मतलब किसी कारणवश अगर उसका हाथ पैर आंख कुछ भी चला गया तो उसको एक बेनिफिट दिया जाता है, और वह बेनिफिट आजीवन होता है। मेडिकल बोर्ड उसको डिसाइड करती है। मेडिकल बोर्ड, जैसे कन्हैया जी बोल रहे थे बोर्ड, ये मूलतः मेडिकल बोर्ड है। मेडिकल बोर्ड, मेडिकल बोर्ड को बोलते हैं चिकित्सा बोर्ड, चिकित्सा बोर्ड, ठीक है। वो आपको निर्णय लेंगे। कई बार मैं ऐसे भी व्यक्ति को जानता हूं जिनका एक अंगूठा चला गया था और शुरू से उन्होंने बहुत लाइटली लिया, बाद में उनको पता चला, उन्होंने बताया, पंडित जी थे सूरत में, बोले साहब ईएसआईसी ने जो पैसा मुझे दिया था ये डिसेबलमेंट बेनिफिट के नाम पर, उससे मैंने अपनी बेटी का ब्याह किया। सोचिए कितनी अच्छी बात ये हुई। कैमरा चल रहा है या बंद हो गया है? बंद सर, बंद। सर चल रहा है सर। चल रहा है, मोबाइल वाला कैमरा चल रहा होगा, ठीक है। दूसरा कैमरा चल रहा है, हाँ चल रहा होगा। पिक्चर नहीं सर, बंद हो गया। कैमरा पिक्चर बंद तो हो नहीं गया देख पा है। रहे सर। नहीं सर। पिक्चर दूसरे आईडी से चल रहा होगा। आया? हाँ हाँ हाँ, दिख दूसरा रहा है, आईडी दिख है, रहा है। उसको पिंग कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये जो मेडिकल बोर्ड होती है, ये डिसेबलमेंट बेनिफिट डिसाइड करती है कि आपको कितना प्रतिशत दिया जाए, वो हमारा काम नहीं है। मेडिकल बोर्ड में अब जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको रेफर करता है। रेफर से रेफरी शब्द आया है। रेफरी शब्द के लिए हम लिप्यंतरण कर लेते हैं। रेफरी, कौन सा रेफरी? खेल का नहीं है, ये चिकित्सा रेफरी है। मेडिकल को चिकित्सा लिखेंगे और रेफरी को रेफरी लिखेंगे, वो हो गया है ना, चिकित्सा रेफरी, ठीक है। ये शब्द आपको जानना चाहिए। इसके बाद जो व्यक्ति ये सब लाभ ले रहा है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड पर्सन, INSURED पर्सन, या फिर शॉर्टकट में इसको बोलते हैं IP। IP का मतलब हो गया इंश्योर्ड पर्सन, इसको हिंदी में बीमित कहेंगे। बीमित, कुछ लोग बीमाकृत बोलते हैं, लेकिन बीमित स्वीकार कर लिया गया है, बीमाकृत, ठीक है। इंश्योर्ड पर्सन, ये सारा खेल इंश्योर्ड पर्सन के लिए है। उसके बाद एक और शब्द आता है जो मजदूर है, वो इंश्योर्ड पर्सन हो गया। एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर होता है, उसे कहा जाता है नियोक्ता। नियोक्ता, इतना शब्द अगर आप पढ़ लेंगे तो इसमें से कुछ पूछा जाए तो आप बता पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगले स्क्रीन पे चलें। सर एक बात ऐड करना था। हाँ बोलिए। बोले जो मेडिकल बोर्ड है ना सर, आप बोले हैं कि हाँ। जो बोर्ड बैठता है, फिर इनको एक हाँ। लमसम अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। ये दो भागों में दिया जाता है। वहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है ना, उससे पूछा जाता है हाँ। कि आप इसके महीने को हाँ। मंथली रूप में लीजिएगा कि आप एक बार में लीजिएगा। वो तो अच्छे, अगर वो मंथली हमारा काम नहीं है ना, वो तो आप समझ रहे हैं, वो हमारा काम नहीं है। हम लोग वहां जा रहे हैं किस पोस्ट के लिए? एज ए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर को संस्थान के कार्यकलाप में ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। कैसे होता है, क्या होता है, उनको करने दीजिए। हमारा काम है, हमारे पास अंग्रेजी में जो पत्र आते हैं उनको हम हिंदी में कर दें, या कभी हिंदी में आता है अंग्रेजी में कर दें। तो हमको उस संस्थान से संबंधित शब्द जानना जरूरी है, ठीक है। थोड़ी बहुत अब तमाम चीजें आप ये सही एक्ट में चलिए, तमाम चीजें उसमें हमको जाना ही नहीं। मैंने आपको क्या कहा
कि आपको पास करने के लिए, सफल होने के लिए जो चीजें जरूरी है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। माय डियर किड्स, जी सर। जी सर। सब नाराज हो जाएंगे कि हमको किड बोल रहे हैं, छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्क्रीन पे। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए पुरुष है तो यहीं तक सीमित है, लेकिन महिला है तो महिलाओं के ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी होती है। महिला अगर है, महिला मजदूर है, तो महिलाओं में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो प्रेगनेंसी में होती है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि महिला को प्रेगनेंसी के दौरान ये जो 9 महीने की अवधि होती है, 9 महीने की अवधि के अलावा भी उसको कम से कम सरकारी नौकरी में अगर महिलाएं जाती हैं तो उनको 2 साल का सीसीएल दिया जाता है, पेड होता है। ये जब आपका बच्चा 18 साल का जब तक नहीं हो जाता तब तक इस 2 साल की छुट्टी, मतलब 365 जोड़ लीजिए कितना दिन हुआ, उसमें से काट काट के आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये बेचारी मजदूर है, मजदूर अगर 9 महीने में से मान लीजिए 2 महीने भी बैठ जाती है घर में, मजबूरी होती है बैठना डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद, तो ये जो 2 महीना उसका खर्चा कौन चलाएगा? इसके लिए भी सरकार एक सुविधा डालती है। तो प्रेगनेंसी को सबसे पहले हिंदी में क्या कहेंगे? गर्भावस्था। यस, वेरी गुड, गर्भावस्था। गर्भावस्था हित लाभ, गर्भावस्था हित लाभ। ठीक है, क्लियर है? कैमरा भी तो चल रहा है क्या? गर्भावस्था हित लाभ कैसे डिसाइड करेंगे? ये बेनिफिट है हित लाभ, गर्भावस्था हित लाभ है। इसमें जितने दिन महिला प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर की राय पर छुट्टी पर रहती है, इसमें साल भर तक का आपको मिलता है पैसा, उतने दिन का पैसा फुल रेट होगा या 90% होगा, उसके आधार पर उतने दिन का पैसा आपको दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? अब गर्भावस्था में जो आपको हित लाभ दिया जाता है, उस हित लाभ में आपको एक चीज और देते हैं, वह है कन्फाइनमेंट बेनिफिट। CONFINEMENT, कन्फाइनमेंट बेनिफिट। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, आवाज आ रही जी है? सर, हाँ आ या रही। ना? हाँ सर, आ रही है सर। हाँ, तो आप लोग बीच बीच में बोला करें, मौनी बाबा ना बने। कन्फाइनमेंट बेनिफिट, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है ये प्रसूतावस्था, इसको बोलते हैं। गर्भावस्था को प्रसूतावस्था बोलते हैं। तो प्रसूतावस्था हित लाभ, गर्भावस्था या प्रसूतावस्था, और प्रसूतावस्था हित लाभ, कन्फाइनमेंट बेनिफिट को, मतलब जितने दिन तक महिला को डॉक्टर राय देते हैं कि मैटेरियल है, हम इस बात पे नहीं जाएंगे क्योंकि आप उस संस्थान में नहीं काम कर रहे हैं, तो आप उस संस्थान में काम नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर की बात आपको पता नहीं होगी, नहीं तो आपको एक्ट पढ़ना है, क्योंकि हम वहां सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बन के नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो एक कन्फाइनमेंट बेनिफिट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके बाद कन्फाइनमेंट बेनिफिट हो गया, इसके बाद अगर दूसरा जो हित लाभ आपको दिया जाता है, भगवान न करे किसी को एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंटल बेनिफिट। ये क्या बोलते हैं इसको? एक्सीडेंटल मतलब चोट लग गया ना, दुर्घटना। चोट के कारण, दुर्घटना, वेरी आकस्मिक गुड, दुर्घटना हित लाभ। दुर्घटना हित। आकस्मिक नहीं, दुर्घटना हित लाभ, दुर्घटना हित लाभ। इसको इंजूरी भी बोलते हैं, जैसे आपको इंजूरी हो गई ना, इंजूरी हो गई, उसके कारण भी आपको एक हित लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हित लाभ आपको दिए जा रहे हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट, इन शब्दों के आपको अर्थ जानना जरूरी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ो, सर अगला CCL का स्क्रीन मतलब आप। सीसीएल आप जब नौकरी में जाएंगी, चाइल्ड केयर लीव होता है, इसको बोलते हैं चाइल्ड केयर और लीव। ये मिलता है सरकारी कार्यालय में काम करने वाली महिलाओं को। ठीक है, एसी ठंडा नहीं हो रहा?
ठीक है ना। चाइल्ड केयर लीव बोलते हैं, क्या बोलते हैं चाइल्ड को, क्या बोलेंगे, बच्चा देखभाल छुट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम अभी दूसरी बातों पे चर्चा करें, इसलिए इधर नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलता है आपको, दुर्घटना के कारण कुछ भी होता है उसका मिलता है। उसके बाद आखिरी जो बेनिफिट है वो अगर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, डेथ बेनिफिट। क्या होता है इसका, मृत्यु हितलाभ या मृत्यु जन्य। मेरे विचार से मृत्यु जन्य हितलाभ होना चाहिए, लेकिन शब्दकोश में मृत्यु हितलाभ लिखा है तो आप उसी को ले लीजिए। मृत्यु जन्य मतलब ड्यू टू डेथ। करना है जिससे हम बोल रहे हैं वही स्क्रीन दिख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां तक हो गया आपका ईएसआईसी के बेनिफिट्स हो गए। अब बेनिफिट के बाद हम दूसरे सेगमेंट में चलेंगे। सर बेनिफिट, मृत्यु हाँ सर मृत्यु हाँ। हित लाभ लिखेंगे या मृत्यु जन्म हित लाभ लिखेंगे सर? एक्चुअल में मृत्यु जन्य है, लेकिन उसमें उन्होंने और जन्य बेनिफिट को जन्म दूसरे अच्छा अच्छा, रूप मैं में मन जन जन्म नहीं, जन्य, ज्यादा ना, यह मृत्यु जनित, मृत्यु के कारण जो पैदा हुआ। हित लाभ तो ठीक है, हित लाभ कहाँ से आता है, कंट्रीब्यूशन से आता है। मान लीजिए सैलरी, कोई सैलरी से जब तक पैसा नहीं देगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कोई एक कंपनी वाला है, XYZ, कोई भी कंपनी हो सकती है, कंपनी वाला अपने मजदूरों के हिस्से से तो पैसा काट ले रहा है, लेकिन कंपनी वाला जहां जमा करना चाहिए पैसा वहां जमा नहीं कर रहा है, ईएसआईसी में जमा नहीं कर रहा है। तो इसके लिए ईएसआईसी में एक अलग से स्क्वाड रहता है, स्क्वाड नहीं मतलब एक उसकी शाखा रहती है कि कुछ न करो, उसकी एक शाखा रहती है, उस शाखा का नाम है रिकवरी। एक होता है इंश्योरेंस विभाग, इंश्योरेंस, और एक होती है रिकवरी। ठीक है, हैं? हाँ, इसको इंश्योरेंस वाला जो है इसको रेवेन्यू भी बोला जाता है। अब ये जो रेवेन्यू है इसकी हिंदी क्या होती है, कर बीच बीच बोलते रहेगा, कर राजस्व। नहीं, रेवेन्यू को, यस, राजस्व, ये शब्द राजस्व याद रखना जरूरी है। हाँ, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कहाँ मिलेगा। इंश्योरेंस को बोलते हैं बीमा, और रिकवरी को बोलते हैं वसूली। ठीक है, अगर आप नहीं देते हैं पैसा तो उसके लिए फिर इनकी रिकवरी प्रोसीजर्स हैं, वो ईएसआईसी अधिनियम से बन करके आया है। तो ये चीजें आपको दी जाती हैं। तो इसका भी नाम हमने देख लिया, राजस्व रिकवरी। क्या होगा, रेवेन्यू रिकवरी ये है। इसके लिए जो बनाए गए हैं उन्हें बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स। इसको सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कहा जाता है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? मैं एक संस्थान का वेबसाइट भी दिखाऊंगा, फिर बात करेंगे हम आगे। लगभग इतने शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं, इन शब्दों में से कुछ ना कुछ आपको आएगा। क्लियर है? आगे थोड़ा सा और बढ़े, थोड़ा सा और हम कैप लेते हैं। किस तरह का कैप लेंगे दिखाता हूं मैं। अब मैं जैसे किसी भी आप अनुवाद अधिकारी या हिंदी अधिकारी के पद के लिए जब आप जाते हैं नौकरी के लिए, तो वहां आपसे वो लोग कुछ ना कुछ अनुवाद के लिए देते हैं, कहते हैं कि इसका अनुवाद करके दिखाइए। ठीक है, अनुवाद करके जहां दिखाने की बात आती है तो अनुवाद के लिए, चलिए दूसरे पेज में चलता हूं। अनुवाद के लिए जब आपको दिया जाता है पैसेज, तो वो किस तरह का पैसेज हो सकता है। बस 2 मिनट, जरा स्क्रीन खुल जाए। देखिए, अनुवाद के लिए जो पैसेज दिया जाएगा, मैं संस्थान का वेबसाइट खोलता हूं। जैसे मैं खोलता हूं ESIC.in,
gov.in। देखिए, चूंकि ईपीएफओ का इंटरव्यू है तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि संस्थान के बारे में भी ईपीएफओ मतलब वो सॉरी ईपीएफओ नहीं क्या है यूपीएससी, तो यूपीएससी का इंटरव्यू थोड़ा सा तगड़ा होता है, जबरदस्त होता है। ये संस्थान का वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे बेनिफिट लिखा हुआ है। बेनिफिट पर मैं क्लिक करता हूं, देख पा रहे हैं ना, ओपन इन न्यू टैब में करता हूं। अब ये बेनिफिट के बारे में सारी जानकारी है, मैंने जो जो बताया है आपको अमूमन सारी चीजें इसमें हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये एक वाक्य में देता हूं आपको, द बेनिफिट इज पेड एट द रेट ऑफ 90% ऑफ द वेज इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल, क्या लिखा है पढ़िए, जैसे ये है ये मैं कर रहा था, परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट, परमानेंट को बोलते हैं स्थायी, डिसेबलेंट को अपंगता या विकलांगता, बेनिफिट को हित लाभ। मैं दिखाऊंगा कि संस्थान इसको क्या कहती है, हित लाभ। द बेनिफिट इज पेड एट द रेट ऑफ 90% ऑफ द वेज इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी एज सर्टिफाइड बाय ए मेडिकल बोर्ड। वाक्य आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस स्क्रीनशॉट से आप लोग इसका अनुवाद करने का प्रयास करिएगा। मैं अभी अनुवाद पे मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि अनुवाद पे गया तो फिर बातें बदल जाएंगी। देख लिया आप लोगों ने। अब जैसे राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, यहां देखिए राजीव लिप्यंतरण किया गया, गांधी लिप्यंतरण है, श्रमिक लिप्यंतरण है, कल्याण लिप्यंतरण योजना, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द है, जैसे ये वाक्य ले लीजिए, लास्ट आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, नहीं देख पा रहे हैं तो फिर वेबसाइट से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो वेबसाइट का मैंने संस्करण आपको जो दिखाया, यह संस्करण कौन सी भाषा में है, अरबी में, किस भाषा में है संस्करण, अरे कोई तो बोलो, ये इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है। अब ये जो अंग्रेजी है यहाँ कोने में, यहां मैं क्लिक करूंगा, ये हिंदी में आ जाएगा, यह पेज हिंदी में आ गया। अब ये देखिए हिंदी वाला जो है, इसमें मेरा भी कहीं ना कहीं योगदान है, हमने भी इसका अनुवाद किया है। बीमारी हित लाभ में किसमें था, अस्थायी स्थायी अपंगता हित लाभ, चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित अर्जन क्षमता की हानि की सीमा पर निर्भर यह हित लाभ मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है। ये जो वाक्य हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग ईएसआईसी की वेबसाइट खोलें और वेबसाइट esic.gov.in, यहाँ ऊपर ये जो रिबन चलता है, यहाँ बेनिफिट लिखा हुआ है, बेनिफिट वाला निकाल करके यह जो अंश है पूरा का पूरा, ठीक है, इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करण आप लोग अपनी डायरी में नोट कर लें और इसको रट लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें से आपको अनुवाद के लिए दिया जाता है तो वह आसान रहेगा, रट्टा मार, ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, अरे कोई तो बोलिए, आप लोगों के अंदर जोश, आप लोगों के अंदर जोश का अभाव देख रहा हूं मैं, हो जाएगा, यस, हाउ इज द जोश, बिल्कुल ढीला ढाला है ना। अब इसमें देखिए, इसमें और भी चीजें, मैं जस्ट एक वेबसाइट का ओवरव्यू दिखा देता हूं, इंस्ट्रक्शन सर्कुलर एंड ऑर्डर्स, इसमें इनके ऑर्डर्स आते हैं, जो भी एक ऑर्डर आपको लगता है, कोई एक ऑर्डर खोल लीजिए, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज व्हाइल कम्युनिकेटिंग, ये रेवेन्यू 2 का है, ये चिट्ठी हम देखते हैं क्या है, ठीक है, ये इसकी चिट्ठी डाउनलोड हो गई, ये चिट्ठी का पैटर्न है, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज व्हाइल कम्युनिकेटिंग, इसका हिंदी क्या होगा, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज व्हाइल कम्युनिकेटिंग रिगार्डिंग, इसका हिंदी क्या होगा, अरे बोलिए, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है, एक मिनट रुक जाइए, मुझे लग रहा है कि मैं दीवार को पढ़ा रहा हूं, ऐसी सिचुएशन मैं नहीं पसंद करता, अगर नहीं बोलना है तो फिर मैं बंद कर दूंगा। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज व्हाइल कम्युनिकेटिंग, इसकी हिंदी क्या होगी, प्रेषण के दौरान राजभाषा का उपयोग, राजभाषा, वेरी गुड, और कौन सहमत है राजभाषा शब्द से,
राजभाषा यहाँ जो राजभाषा है, देखिए डरेंगे तो काम नहीं होगा। यूज ऑफ का प्रयोग, का प्रयोग कहाँ, ये ऑफिशियल है। वाइल यूज ऑफ वाइल कम्युनिकेटिंग, या कम्युनिकेटिंग को पत्राचार है, पत्राचार के दौरान, वाइल का मतलब के दौरान हो गया। ये ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस इज नॉट राजभाषा, ये कार्यालयी होता है, कार्यालयी भाषा का प्रयोग। पत्राचार के दौरान कार्यालयी भाषा का प्रयोग, तो यहाँ रिगार्डिंग है ना, तो यहाँ का की जगह पर हम के का प्रयोग करेंगे, के संबंध में, के संबंध में। आपको सरकारी कार्यालय में इस तरह का पत्र आता है जिसका आपको अनुवाद करना पड़ता है। संदर्भ में आएगा या संबंध में आएगा? संदर्भ, रेफरेंस को संदर्भ कहा जाता है। रेफर, ये जो रेफर और रिगार्डिंग अंतर है, REFE RENCE, रेफरेंस को यहाँ संदर्भ कहा जाता है। हाँ, रेफरेंस को संदर्भ कहा जाता है सरकारी पत्राचार में, यहाँ संबंध कहा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसमें और थोड़ा दिखा देते हैं। ये इसका अंग्रेजी अंश है, यहाँ खत्म हो गया। अब इसके बाद इसका हिंदी अंश भी साथ में है, शायद नहीं है। इस पत्र का हिंदी अंश भी आपको मिल जाएगा, अगर आप लोग देखेंगे, आवश्यकता समझें तो इसका हिंदी अंश भी मैं आपको दिलवाने का प्रयास करूंगा। इस तरह के इसके बहुत सारे संस्करण हैं। आपको अगर लगता है थोड़ा सा आपको प्रोएक्टिव होना है, क्योंकि आपको सफल होने के लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता नहीं है, सफल होने के लिए आपको कई चीजों की आवश्यकता है। साम दाम और दंड भेद। दंड भेद में आप नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाकी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो तो हम फिर आगे बढ़े, अन्यथा आज नमस्ते करें आप लोगों को। नहीं सर, आगे कीजिए सर। आगे दीजिए, क्लियर है। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत लोग सो रहे हैं, मैं थोड़ा सा बातचीत करने वाला नहीं सर, तो सोते हुए लोग पसंद नहीं है। ठीक है, चलिए, यहाँ देखिए विभिन्न प्रकार के इसके पत्राचार हैं। आपको करना क्या है कि कोई एक जनरल टाइप का, जैसे ये आयुष मेडिकल का है, मेडिकल वाला एक आध मेडिकल वाला ले लीजिए, एक आध रेवेन्यू का ले लीजिए। ये रेवेन्यू का है, PG है, इसका ले सकते हैं, ज्वाइंट आउटरीच एक्टिविटी अंडर वन रूफ, इसका भी देख लेते हैं क्या है। ये तमाम चीजें हैं, इस पर आप मंथन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्थान का वेबसाइट मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। देखिए, साक्षात्कार के लिए जब आप जाएंगे तो राजभाषा नियम और अधिनियम को एक किनारे रखते हैं हम लोग। आपसे ज्यादा चर्चा राजभाषा नियम अधिनियम पे किया जाएगा। तो जब राजभाषा नियम अधिनियम पर किया जाता है, मैं बीच में एक दिन आप लोगों की चर्चा, आप लोगों से बातचीत अभिनव और उनकी पत्नी गीतांजलि मैडम से कराऊंगा। और अभिनव साहब जो हैं वो अभी सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं, ESIC में ही थे। और असिस्टेंट डायरेक्टर, उन्होंने जिस तरह से पति पत्नी ने मिल करके कामयाबी हासिल की, इस तरह से मैंने बहुत कम देखा है कि एक ही एग्जामिनेशन में हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के कंपिटिटर हैं, बावजूद इसके दोनों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं अभी उनसे अपॉइंटमेंट ले लेता हूं एक दिन, जिस दिन होगा फिर मैं आप लोगों से ऑनलाइन साक्षात्कार करवाऊंगा, और दैट विल बी फुल फ्लेज्ड साक्षात्कार, जिसमें अभिनव साहब आपसे बताएंगे कि हाउ टू फूल द इंटरव्यूअर, या फिर इंटरव्यूअर से आप वही पूछवाएं जो आप चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपका कार्य क्या होगा, आपका कार्य क्या होगा संस्थान में। कोई बताएगा मुझे आपका कार्य क्या होगा संस्थान में ज्वाइन करेंगे तो? हाँ सर, बताइए। हम लोग का कार्य होगा, जैसे कि हम लोग अनुवादक के तौर पर वहाँ पे नियुक्त होंगे, तो हमारा कार्य होगा कि वहाँ के जितना सारे पत्राचार है, मैगजीन है, और जो भी ऑफिशियल जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनका अनुवाद करना पहला हमारा काम है। बस, हाँ, अनुवाद हो गया, वेरी गुड। और
और दूसरा सर हमारा जो भी हिंदी से जो भी कार्य रहेंगे तो उसको देखना, और भी वर्ष भर जितने भी हिंदी के कार्यक्रम चलेंगे उनका देखरेख वेग करना, रिप्लाई, ये हमारा मूलतः काम। वेग रिप्लाई है ये, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। और कोई बताएगा? एनीबडी एल्स? योर रिप्लाई शुड नॉट बी वेग, ये देखना वो देखना। अरे भाई आपको सबसे पहले पता होना चाहिए काम क्या होता है, काम क्या होता है। और कोई बताओ फिर बताता हूं। ऋचा आप हैं ऑनलाइन? ऋचा, ऋचा ऑनलाइन हो? बहुत पूछना पड़ता है, बहुत तंग कर देते हैं आप लोग। पूजा, कन्हाई एंड 37 अदर्स। अमित, स्वाति, कौन बताएगा? किरण, गुड़िया, कोई बोलो भाई, सब मौन हैं। हिंदी भाषा पता ही नहीं है। हिंदी भाषा कौन बोल रहा था, बोलो। सर स्वाति सर, जैसे कि हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ाना है, मतलब कि जो जो काम अंग्रेजी में हो रहे हैं हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वो काम हिंदी में नहीं, हो। ये भी वेग रिप्लाई है। नेक्स्ट, मुसर्रत, मुसर्रत। सर हमको बस अनुवाद ही पता है कि जो कार्य जो अंग्रेजी में दिया रहेगा उसका हिंदी में अनुवाद करना है, और जो हिंदी में रहेगा उसका अंग्रेजी में। सर चलो, और राजभाषा कोई? के नियम अधिनियमों का अनुपालन करवाना। और बोलिए। चलिए, और कोई बताएगा? सर कक्षाएं भी आयोजित कराते हैं ना हिंदी के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चीजें आप बोल रहे हैं, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। आप लोग शायद, हमको लगता है थोड़ा सा वो हो रहे हैं, शर्मा रहे हैं। कौन और बता सकता है? एक आदमी और कोई बताए। गुड़िया, गुड़िया मिश्रा। सर पहले तो कार्यालय में मतलब जो हिंदी के कार्य है सर वो बिल्कुल भी सुनियोजित ढंग से स्थापित करने का आपका भी प्रयास करेंगे। जो वेग पहले से रिप्लाई, है वेग सर, एक रिप्लाई मिनट है सर, ये। एक मिनट नेक्स्ट, हाँ, नहीं वेग स्थापित रिप्लाई करने का नीचे प्रयास है। करेंगे, नेम प्लेट वगैरह पर ध्यान देंगे, और नहीं नहीं मंथली नहीं जो नहीं, कार्य होता है सर। अरे नहीं नहीं नहीं, हो गया। ये मिशन यूपी पीएससी। गुंजा। हाँ सर, हमको भी बस इतना ही पता है कि इसका अनुवाद करेंगे, जो भी हिंदी में ठीक पत्र है, होंगे उसका नाहिदा। इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, नाहिदा। सर किसी को नहीं पता है। अरे पता होगा। नाहिदा नहीं बोल रही। प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता माइक ऑन करें। हाँ, हाँ बोलिए अनुवाद बोलिए। का कार्य, वर्कशॉप का कार्य, जो नहीं पत्राचार होते हैं, नहीं नहीं और नहीं परसेंटेज नहीं, डिसाइड नहीं, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, पूजा चौधरी। मैं बताऊंगा, पहले आप लोगों की सुन लूं। पूजा चौधरी। सर दस्तावेजों का अनुवाद करना और कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देना। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, रीता, रीता शर्मा। रीता शर्मा माइक ऑन करें। नहीं सुन पाई। नेक्स्ट, रोमा। हाँ जी रीता सर। बोलो। सर रीता बोल रही, बोलने दीजिए। जो भी दस्तावेज होंगे जैसे लेटर्स वगैरह दादा होते ये हैं, नहीं सुना, ये सर्कुलर्स मैं नहीं वगैरह सुनना होते चाहता। हैं। होल्ड ऑन, होल्ड रीता, होल्ड। मैं ये सुनना नहीं चाहता दस्तावेजों का अनुवाद, उसके अलावा। चलिए रोमा, आप बताइए। रोमा। सर मुझे भी यही लग रहा है कि अनुवाद का ही कार्य रहेगा। तो आप हस्बैंड को बोलिएगा ऑफिस से राजभाषा के संबंध में एक कार्यशाला की किताब है, उठा के लाएंगे। चलो एक और अच्छा ठीक। पूछ लेता हूँ। सुमन साव, सुमन साव जी सर। बोलिए। नहीं बोलती, बड़े सब समझदार है। देखिए, आपका प्रिसाइज आंसर होना चाहिए। प्रिसाइज का मतलब है कि टू द पॉइंट, और वो जाके दिल पे लगे आदमी को, और आदमी को ये लगे कि इस बच्चे को सब पता है। आपको सब पता है, कहीं कोई ये नहीं है। देखिए, जो राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य है, राजभाषा कार्यान्वयन का जो कार्य है, इसके 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4। पहला कार्य है आपका अनुवाद।
यह सभी लोग जानते हैं। अनुवाद का जो कार्य है आपको देखना है कि धारा 3(3), धारा 3(3), ठीक है, धारा 3(3) के पत्र आपको यहां बोलना है कि सर संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार अनुवाद कार्य में मेरा सबसे पहला फोकस होगा कि धारा 3(3), धारा 3(3) किसमें व्यक्त है? 1976 नियम में, अधिनियम में? अधिनियम 1963 में। 1963 यथा संशोधित 1976, यही है ना? नहीं, मैं गलत हूँ? 1967। अच्छा, 3 डेट आया, 1967। मुझे बताइए, मुझे भी ध्यान नहीं है, कौन सा सही है इसमें? सर 1963 जो धारा थी अधिनियम में 1967 संशोधित हुआ था। और 1976 में क्या हुआ था? वो तो नियम है 76 में। वेरी गुड, ठीक है। तो ये 1900 जो भी डेट है ध्यान रखिएगा। पहली बात कि अनुवाद मुझे करना है, तो अनुवाद कैसे करना है कि धारा 3(3) के अंतर्गत जो भी कागजात हैं उस पर मुख्य फोकस रहेगा। उसके बाद नियम 5, नियम 5 किसमें आता है? नियम 5, नियम 5 में क्या कहा गया है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में ही दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पहले बोलेंगे मेरा पहला काम है अनुवाद, दूसरा काम है कार्यान्वयन, कार्यान्वयन, तीसरा है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, और चौथा क्या है सर? बोर्ड चौथा क्या है? बोर्ड नहीं दिख रहा है? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा होगा, मैंने पिंग कर दिया है। हाँ ठीक है, हो गया ना? नहीं दिखा? दिखा सर, दिखा। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि आपके इसके राजभाषा कार्यान्वयन के मुख्य 4 स्तंभ हैं। उन 4 स्तंभों में अनुवाद है, कार्यान्वयन है, प्रशिक्षण है और निरीक्षण है। निरीक्षण। सर मैं राजभाषा के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 373 से 375, क्या है अनुच्छेद? भारत संविधान का अनुच्छेद क्या है? 343 कितना है? 343 343 से 351 351 के 351 तथा संविधान का अनुच्छेद 120 और 210 और क्या आता है? राजभाषा नियम, राजभाषा नियम 1976 1976। और क्या आता है? और कुछ याद है? राभा अधिनियम, राजभाषा संकल्प। संकल्प हम लोगों के लिए ज्यादा नहीं है, राभा हमको आता भी नहीं तो हम उस दिशा में बोलेंगे भी नहीं। राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम, क्या बोला मैंने? अनुच्छेद 120 210 राभा नियम और राभा क्या बताया मैंने? नियम अधिनियम, ठीक है, राजभाषा अधिनियम। ये मूलतः हमारे 4 गाइडिंग प्रिंसिपल है या ये संवैधानिक प्रावधान है जिसके अंतर्गत सर मेरा काम होगा अनुवाद, कार्यान्वयन, प्रशिक्षण और निरीक्षण। किसके अंतर्गत है सर? संविधान के अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 343 से 351 संविधान की किस परिशिष्ट में दिया हुआ है? खंड 18 किसमें है या खंड 19? नहीं, 17 में दिया हुआ है। वेरी गुड, संविधान के खंड 17, खंड 17 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट इन 4 स्तंभों को लेकर के मैं काम करूंगा। अब आपने प्रिसाइज बोला क्योंकि न तो इंटरव्यूअर के पास आपको 10 मिनट का लेक्चर सुनने का समय है, न तो आपके पास इतना पेशेंस होगा। जब आप ये बोलेंगे तो अब देखिए मैं कैसे इंटरव्यूअर को, आप समझ लीजिए किसको बोलूं मैं, कोई रीता शर्मा। हाँ जी सर। रीता, मान लेते हैं मैं इंटरव्यू देने आया हूं आपके पास, थोड़ी देर के लिए आप मेरे इंटरव्यूअर बन जाइए।
जी कभी सर। आपने इंटरव्यू दिया है कहीं? रीता, कहीं इंटरव्यू दिया है आपने? हाँ दिया था सर, अभी जो एनसीईआरटी वाला दिया था ना आपने, वेरी गुड। उसमें हाँ दिया था वेरी सर। गुड, ठीक है। तो आप मेरा साक्षात्कार लेने के लिए आई हैं और मैं एज ए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिभागी, वहां इंटरव्यू देने आया हूँ, कैंडिडेट, प्रत्याशी, वेरी गुड। हाँ, मैं एज ए प्रत्याशी आपके पास आया हूँ। मैंने आपको बोला सर मेरा यह काम होगा। एनीबडी, आप में से जितने लोग ऑनलाइन हैं अपने डायरी में नोट करें मुझसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे इस मतलब ये जो स्क्रीन पे है, यह बोलने के बाद आप हमसे क्या पूछेंगे, आप लोग अपने नोटबुक में नोट करें। 1 मिनट का समय देता हूं, फटाफट, क्योंकि अब समय नहीं है, 15 मिनट में वाइंड अप करूंगा मैं। और ये जो अंश है ये किसी से साझा मत करिएगा, ये मैं आपको टॉप सीक्रेट बता रहा हूं, हाउ टू सक्सीड। आप लोग सभी लोग लिखें फटाफट कि मुझसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं बताऊंगा वही आपने लिखा होगा। स्पीकर ऑफ करो बच्चा, सभी लोग लिखें, एनीबडी, मतलब कोई भी छूटे ना, हर बच्चे को पोलियो पीना है। तो ऋचाश्री कहाँ थी अभी तक? सर हाँ एकदम बागेश्वर बाबा बन गए आज। ऋचाश्री कहाँ थी अभी तक? ऋचाश्री सुन पा रही हो मुझे? नहीं सुन पा रही, माइक नहीं सेट कर पाई। चलो लिख लिया आप लोगों ने, वेरी नाइस। अब पूछिए 1 बाय 1, एक एक आदमी पूछिए मुझसे इसमें से क्या प्रश्न निकाला। सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए, अमित, क्या क्वेश्चन लिखे हैं? सर हम अभी कुछ भी नहीं सोच पा रहे सर इस विषय में, एकदम गलत बात है, सोचना है। नहीं, आपको सोचना है कि हमारे सामने वाला क्या पूछेगा, सबको सोचना है। मुसर्रत बोलो क्या लिखी हो? सर हम आप लोग पूछ रहे कि कार्यान्वयन से क्या तात्पर्य है? वेरी गुड, आप कहाँ आ गई? मैंने जो बोला था वहां ठीक क्या आई ना। मैं जो चाहूंगा, नाउ आई एम इन द ड्राइविंग सीट। नेक्स्ट, श्वेता बोलो क्या पूछोगी? श्वेता, अरे जल्दी बोलो भाई, 15 मिनट में खत्म करना है। श्वेता भाग गई लग रहा है डर के मारे। नेक्स्ट, संचिता। अनुवाद तो बोलो क्या है? फटाफट। अनुवाद क्या है? अनुवाद क्या है? वेरी गुड, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, संचिता। सर धारा 3(3) को आप स्पष्ट करिए। वेरी गुड। पूनम। निरीक्षण से क्या तात्पर्य है? वेरी गुड। नेक्स्ट, गुंजा। धारा 3(3) से स्पष्ट करिए। बिल्कुल। ज्योति, कोई कठिन प्रश्न भी पूछो बच्चा। ज्योति बोलो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। ज्योति सो गई है। पूजा। कि आप अनुवादक क्यों बनना चाहते हैं? नहीं वो वेग है। आप अनुवादक, ठीक है, मैं आऊंगा इस पर भी। हम तो उसकी नौकरी के लिए हैं, उस पर फिर बात करूंगा मैं। अभी आप आसान प्रश्न मत करिए, मुझसे उलझना है ना आपको। पूजा। अनु। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सो गए फिर। प्रियंका। हाँ बोलिए। राजभाषा हिंदी और अनुवादक की चुनौतियां। ठीक है। सपना। सपना। नाहिदा तो बोल ही नहीं रही है। चलो चंदा, क्या लिखी हो? आप लोग इतना खुला मंच पा रही हैं फिर भी नहीं बोल रही हैं। रोमा। हमको बोल रहे सर? हाँ जी, रोमा आपका ही नाम है। माइक जल्दी ऑन नहीं बोलिए। हो रहा था। बोल हाँ, रहे हैं बोलिए। कि राजभाषा नियम किस खंड के अंतर्गत आता है? वेरी गुड, हो गया। नाहिदा निरीक्षण बोलो भाई। सर, हाँ सपना निरीक्षण बोलो। के अंतर्गत आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? वेरी गुड, चलिए बहुत सुंदर। कन्हई, आप क्या पूछेंगे? मिस्टर कन्हई। राजभाषा अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत कौन से दस्तावेज आते हैं? चलिए ठीक है। आप सबने जो कुछ भी मुझसे पूछा वो कहाँ से पूछा, मैंने एक पिक्चर आपको दिखा दिया है। आप मेरे इंटरव्यूअर हैं। मैंने आपको क्या बताया सर, राजभाषा कार्यान्वयन के 4 स्तंभ हैं। ये जो 4 स्तंभ संविधान के खंड 17 में वर्णित अनुच्छेद 343 से 351, अगला अनुच्छेद 120 से 210, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1976 के अंतर्गत मैं अनुवाद, कार्यान्वयन, प्रशिक्षण और निरीक्षण का ध्यान दूंगा ताकि कार्यालय में राजभाषा का कार्यान्वयन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। मैंने इतना बोला
तो जब आप लोग इतने लोग हैं, आप लोग ये प्रश्न मुझसे कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है इंटरव्यूअर कहीं भाग के जाएगा यहां से? क्या लगता है? व्हाट डू यू फील सर एंड मैडम? अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको याद रहा, खाली ट्रिक याद रखने से नहीं होगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो हमारे इंटरव्यूअर अब मुझे यहाँ खो देंगे, बोलेंगे चलो अच्छा इससे अनुच्छेद इसका पूछ लेते हैं, अच्छा 120 क्या है, 210 क्या है, ज्यादातर इसमें उलझ करके रह जाएंगे। राजभाषा नियम क्या है या फिर धारा 3(3) क्या है, अभी मैं उनको जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा वो करेंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं मुस्कुराऊंगा और टक 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 जवाब देके निकल जाऊंगा। क्या लगता है विजेता कौन बनेगा? जो इस स्टाइल में बात करेगा। करेगा नहीं करेगा? एक और फाइनल, और इसके साथ आज का वाइंड अप। आगे बढ़ूं या थक गए हैं तो यही नमस्ते कर लूं? आगे ठीक है। करिए सर। हाँ, ये ट्रिक आपको कोई नहीं सिखाएगा, मैं गारंटी लेता हूं, अदर देन मी और मेरे अनुभव सर, अभिनव साहब। ठीक है, इसके बाद मैं आपको लेके आता हूं। ये मैंने एक परिदृश्य दिखा दिया। अभी आप में से 2 लोगों ने मुझसे अनुवाद के संबंध में पूछा, नाम बताएं जरा, किस किसने पूछा? सर मैंने पूछा था अनुवाद क्या है। नाम क्या आपका? मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसलिए पूछा। सर दीपा, वेरी गुड। अनुवाद क्या है? नेक्स्ट किसने पूछा था? एक दीपा ने पूछा। नेक्स्ट किसने पूछा? नेक्स्ट और किसने पूछा था अनुवाद के बारे में? गुड़िया ने शायद पूछा था। और जी सर, मैंने पूछा था सर। नाम आपका? नाम बताइए। गुड़िया सर। सब ठीक है, वेरी गुड। ये जो 2 लोगों ने पूछा था यह भी वाजिब प्रश्न था। आपके पैनल में कौन कौन रहेगा? वहां एक अनुवाद विशेषज्ञ रहेगा, अनुवाद विशेषज्ञ होगा। दूसरा व्यक्ति होगा वहां राजभाषा विशेषज्ञ, मेरे जैसा कोई राजभाषा विशेषज्ञ। और तीसरा व्यक्ति होगा वहां से आपका प्रशासन विशेषज्ञ, प्रशासनिक जो भी अधिकारी रहेगा, प्रशासनिक अधिकारी रहेगा। इसके बाद वहां एक हिंदी भाषा का विशेषज्ञ है। हिंदी भाषा मतलब साहित्य विशेषज्ञ हो गया। 5 या 6 लोग होते हैं पैनल में, एक अनुवाद विशेषज्ञ, एक राजभाषा विशेषज्ञ, एक हिंदी भाषा या साहित्य का विशेषज्ञ। वहां हो सकता है चेयरमैन बैठे हो आपके साथ, या हो सकता है, वैसे बुलाते तो नहीं, लेकिन हो सकता है विभाग का भी कोई हो। हालांकि असिस्टेंट डायरेक्टर वाले में विभाग का कोई नहीं था, तो हो सकता है ये 4 हो गए, 1 2 3 4, मान के चलिए 5 विशेषज्ञ रहेंगे। और ये 5 हैं, तो अनुवाद का विशेषज्ञ है तो आपसे क्या पूछेगा? अनुवाद की चुनौतियां, नायडा का सिद्धांत, स्रोत भाषा लक्ष्य भाषा क्या है, या अनुवाद से संबंधित इस तरह के जो मुखरित प्रश्न हैं, ज्यादातर जो पूछे जाते हैं। आप बैठ के सोचिए कि अनुवाद से संबंधित क्या क्या पूछ सकता है। समतुल्यता का सिद्धांत, ज्यादातर सिमिलिया का सिद्धांत, समतुल्यता का सिद्धांत, नायडा ने क्या कहा था अनुवाद के बारे में, पहला अनुवाद क्या हुआ था बाइबल के बारे में। ये 3 पक्ष को मैं खुद ड्राइव करके ले जाऊंगा। सर आप हमसे यही पूछिए, दूसरा हम पूछने ही नहीं देंगे। ठीक है, बच गए हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ। मुझे पता है कि मैंने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है, मुझे आता ही नहीं, मैं तो डॉक्टर आदमी ठहरा। इवन आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे, भले ही एमए हिंदी से किया हूं, मैं दिल पे हाथ रख के आप भी कह सकते हैं कि जितना मैं हिंदी साहित्य जानता हूं उतना आप लोग भी जानते हैं। और ये जो बाबा जी होंगे वो तो बहुत कुछ जानते होंगे, वो आपको फंसाएंगे। रसखान, भूषण, बिहारी, 2 एक और कवि जो हैं, उनकी कविताएं 2-4 लाइन आप रट लीजिए। जैसे वो बोलेंगे कि ठीक है भूषण की एक कविता सुना दीजिए, हमें पता ही नहीं भूषण कौन है। आप में से कोई बता पाएगा भूषण कवि के बारे में कुछ? सर रीति काल के श्रृंगार पर कवि हैं सर, रीतिबद्ध कवि हैं सर वो। हाँ, और कवि इस मतलब नहीं उनकी कविता है। तो मैं बोलूंगा कि सर क्षमा करें सर, मुझे भूषण नहीं पढ़ा हूं, लेकिन बिहारी के कुछ कुछ याद हैं। तो बोलेंगे ठीक, अब मुझे उनको भूषण से छोड़ के बिहारी में ले आना अगर मैंने पढ़ा है तो। सत सैया के 2 हरे जो नाभिक के तीर,
आगे की लाइन कोई बताए? देखन में छोटा देखन में छोटा लगे घाव करे। बट ये सर छोटा बिहारी घाव का करे नहीं है, गंभीर। किसका है? ये मुझे भी एक्चुअल नहीं में पता, मैं भी सच सही के जी मतलब इसका भी के को वर्णित करने के लिए इसको बता दिया गया था। किसी का तो है। ठीक है, खेलन मैं बोलूंगा सर, मुझे रसखान का पता है। खेलन अब मेरी जाय बलैया, जब ही देखत है मोहि लड़कन संग, तब ही खिजत बल भैया। रसखान पे मतलब जो मैंने पढ़ा है, मैं चाहूंगा कि साहब उसी को पूछें, तो मैं वहां लेके आऊंगा। प्रेमचंद, बूढ़ी काकी, वो पढ़ाऊं तो वो पढ़ाऊं, नहीं तो मैं फिर दूसरी तरफ खींच के ले आऊंगा। मतलब ये हिंदी भाषा वाले भी बाबा हैं, उनको भी मैं अपनी ओर लेके आऊंगा। और बोलना है सर, नहीं जैसे मैं बोलूंगा कि सर इतने साल हो गए पढ़े हुए, ग्रेजुएशन मैंने किया था 1993 में। इतने दिनों में कहाँ सर याद रहता है हिंदी साहित्य अनुवाद में फंस करके। ये हैंड ओवर कर देंगे बैठन इनको। तो मान लीजिए अगर आपका 100 नंबर का है, मैं उस हिसाब से जनरस बोलता हूँ, 25 25 25 25 चारों 100 नंबर का है, तो इन्हीं में मुझे 5 नंबर मिलेगा। बाकी यहाँ तो मैं भारी हूँ, वो क्या बोलते हैं, एक बिहारी 100 पर भारी। ये बिहारी बिहार के रहने वालों पे नहीं है, बिहारी कवि के बारे में कहा जाता है कि बिहारी कवि जी हर कवियों पर भारी होते थे। लोगों ने उसको क्षेत्र के हिसाब से ले लिया। तो आप जिस कवि को पढ़ सकें, जिस जो भी याद हो आपको, उनके आप ले लीजिए और उससे बात करिए, तो हिंदी साहित्य भी कवर हो जाएगा। और इस तरह से आपका पूरा का पूरा सफल रहेगा, अभियान सफल रहेगा, और मुझे पता है आप सफल होंगे। समय खत्म होने जा रहा है, 2 मिनट का समय देता हूं, आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो। ये स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं, मुझे लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको जरा सा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, पीडीएफ शेयर करने की जरूरत नहीं है, बात करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो 4-5 मिनट पूछ लीजिए। दीपक सर भी हैं, फिर दीपक सर से आपकी बात होगी। मुझे आज निकलना है तो तैयारी करूंगा। बोलिए, है कोई प्रश्न पूछने वाला? आपने जो ऐसे भेजा था वो मिल नहीं रहा है, वो ऐप भी डाउनलोड कर लिया मैंने। क्या भेजा था मैंने? एआई पे जो ऐसे भेजा था स्पेसविक्स पे। स्पेसविक्स नहीं करना है आपको, मेरा वेबसाइट है भाषाशिक्षण.org, या फिर ऐसे के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप उस पर आइए, टेलीग्राम चैनल पे आइए। वहां मैं ऐसे जैसे कल मैंने 4 ऐसे पोस्ट किया है उसमें, ठीक है, वहां आइए। आज की चर्चा से संबंधित कुछ भी हो तो आप बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो। अगली चर्चा मैं करूंगा ईपीएफओ के ऊपर, ईएसआईसी का लगभग 90% बताइए, किसी कोई वो। सर ये पूछना था सर, आप जो ईएसआईसी का बताया है सर, जो भी वेबसाइट पे ट्रांसलेशन करना, सर वो ईपीएफओ के लिए भी करना पड़ेगा सर वो चीज? आप जिस विभाग के लिए चयनित हैं उस विभाग के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए ना। देखिए ये मेरा ब्लॉग है गली कूचा, देखिए गली कूचा आप सर्च करिएगा, गली कूचा, बस गली कूचा लिख दीजिएगा, सबसे पहला मेरा आता है galikucha.blogspot.com। इस वेबसाइट पर जाइएगा, मोबाइल में भी खुलेगा, ठीक है। यहाँ आप जाएंगे तो इसमें आपको मिलेगा प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन, लेफ्ट साइड में राजभाषा कार्यशाला पुस्तिका ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। राजभाषा कार्यशाला, ईएसआईसी, राजभाषा नियम पुस्तक, ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप राइट साइड में जाइएगा तो देखिए यहाँ विभिन्न सरकारी विभागों के ये ईएसआईसी बाइलिंगुअल डिक्शनरी लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग, मैं जहां दिखा रहा हूँ, कर्मचारी राज्य बीमा द्विभाषी निगम, आगे पीछे हो गया है। इसमें आप जाएंगे थोड़ा सा एक विज्ञापन दिखाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि विज्ञापन देखना भी हितकर रहता है, उससे जो भी व्यक्ति है, ये थोड़ी देर के लिए हैंग कर गया, तो इसमें से अगर वो थोड़ा बहुत, चूंकि उनके प्लेटफॉर्म पे मैं होस्ट कर रहा हूं तो वो लोग देते हैं। अब आप इसको ईएसआईसी बाइलिंगुअल डिक्शनरी जब खोलेंगे, खुल रहा है, ये ईएसआईसी का शब्दकोश है, मैंने बनाया है, संग्रह किया है, बनाने की हिम्मत नहीं है, तो इस संग्रह से आप लोग निकाल करके और पढ़ सकते हैं। इसमें पूछेगा कहाँ से करना है, हाँ वो थोड़ा स्लो है इंटरनेट, ठीक है। ये देखिए ये खुल रहा है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम सरल शब्दावली कार्यालयीन प्रयोग हेतु शब्द संग्रह, सार्जेंट विनय कुमार शुक्ल, सेवानिवृत्त, भारतीय वायुसेना, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी। ये पूरा का पूरा विभागवार मैंने बनाया हुआ है। जैसे ये आपका निःशुल्क वितरण के लिए है, पैसा नहीं मांगूंगा मैं, अगर देना चाहें तो स्वागत है,
ठीक है, इसमें 3 सेक्शन है, प्रशासन संबंधित शब्द, राजस्व और हित लाभ। 60 पेज का है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए फिर दीपक सर से बात करिए। सर वो राजभाषा ब्लॉग स्पॉट वाला ओपन नहीं होता है वेबसाइट। क्या बोल रहे हैं? वेबसाइट ओपन नहीं होता, बता दीजिएगा। वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आप दिल से कोई कोशिश करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं सुबह मुझे बात। अच्छा ठीक है, तो सर से आप लोगों ने चर्चा की, अच्छा लगा होगा। और 2-3 बातें हैं जो कि बता दूं। सेशन तो लगभग आज सर का ही था, मैं बस 5 मिनट आप लोग का लूंगा। आवाज आ रही होगी, ऐसा करते हैं, आवाज आ जी रही है ना? सर। हाँ सर। हाँ, तो एक्चुअली आज सर से एक रिक्वेस्ट था ये सेशन के लिए, क्योंकि वो स्वयं ईसीएसई में कार्यरत हैं, तो बेहतर बता पाएंगे चीजों को वो। दूसरी बात यह है कि काफी बड़ा गैप रहा है, 1 सप्ताह का छुट्टी आप लोगों ने एंजॉय किया है, और ये थोड़ा अब फिर से पेस पकड़ना होगा, ये टफ है। लेकिन उसको फिर से हम लोग को जो हम पेस पे चल रहे थे उस पेस को लेना पड़ेगा। अच्छा, एक मॉक आईबीपीएस के लिए थोड़ा बात कर लूं। आईबीपीएस के लिए जो बच्चे हैं उनका मॉक आज पेपर 1 का मॉक होगा, 12 बजे के आसपास मैं मॉक अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग दे लीजिए। अच्छा, ईपीएफओ जो बैच है, ईपीएफओ एसआईसी को लेकर जो हम लोगों ने शुरू किया था रात वाला सेशन, वो रात वाला सेशन आशा करता हूँ आज अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कल तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कल से ईपीएफओ एसआईसी का जो आपका 9 बजे का सेशन है रात का, वो सेशन स्टार्ट हो जाएगा। होमवर्क में मैंने डाल दिया है, राजभाषा से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स आप लोगों को डिस्कस करना है। और एक्चुअली ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसके ऊपर बात करूंगा आप लोगों के साथ, इंटरव्यू होगा, प्रॉपर इंटरव्यू होगा इसके ऊपर। तो ये कल के डेट पे इसको शेड्यूल कर दिया गया है, मतलब कल बुधवार है तो वेंसडे को ये आप लोगों का एक मॉक इंटरव्यू मैं लूंगा, जिसपे आर्टिकल्स पे बात होगी, चर्चा है, आप इसको पढ़ कर रखिए और पढ़ने के बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जिन लोगों के लिए नया है उन लोगों को मैं उस संदर्भ में ही या फिर उस चर्चा में, मुझे नहीं लगता कि नया होगा किसी के लिए, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम पास किया है तो पढ़ के पास किया होगा, तो चर्चा में ही हम डिस्कशन कर लेंगे जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो कल का एक सेशन है वेंसडे रात 9 बजे, जिसमें हम आर्टिकल्स के ऊपर मॉक लेंगे, आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे, तो आप लोग रेडी हो जाइएगा, यही बात है। और कल से सारे क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं, जैसे जैसे जो भी चलता था वो सब क्लासेस कल से रिज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन वाले बच्चे कल ऑफलाइन क्लासेस भी हैं वो आएंगे, और जो आपका ईपीएफओ एसआईसी का सेशन है वो रात को 9 बजे होगा, ठीक है। तो थैंक यू सबको जुड़ने के लिए, और कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। थैंक यू। और कोई दिक्कत है, किसी को कुछ बोलना है तो बता सकते हो, ठीक है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू।